खींचने वाला मतलब जज है, और लोगों में एक उम्मीद जगी कि चलो सुप्रीम कोर्ट का एक जज तो ठीक सर है, सीजेआई जो है। बाद में अभी मैं आपको बता रहा हूँ 24 नवंबर को अपना कार्यक्रम है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग पे, और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। और गेम प्लान क्या है, देखो कितना गजब चलता है। 5G जब इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना था तो हमने इसके ऊपर सवाल उठाया कि 2G स्पेक्ट्रम जो मोबाइल का है वो 2010 में उसके ऊपर रिसर्च हुई थी। उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुई कि 3G 4G 5G का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। कोई रिसर्च नहीं है भारत में इसके ऊपर कि आदमी के दिमाग के नज़दीक अगर फ़ोन को रखते हैं तो दिमाग पे क्या असर होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। बच्चा अगर हाथ में पकड़ा रहे तो उसका क्या असर होता है। इस तरह से अलग अलग मतलब वो जनरेशन के स्पेक्ट्रम का क्या असर है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं। तो ये गेम क्या खेलते हैं, जूही चावला को इन्होंने पकड़ा। जूही चावला से एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि 5G के जो टावर हैं इनको बंद कराया जाए, आदमी के शरीर पर इसका नेगेटिव असर होता है। साथ में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था जूही चावला के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा, 25 लाख का जुर्माना लगाया और अखबारों में फ्रंट पेज की खबर छपी। उससे क्या हुआ, सारे वकील, सारे हाई कोर्ट के जज, सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि कोई भी फालतू नहीं बोलेगा अपने ही आदमियों से। अब क्या पता ये 25 लाख रुपया भी रिलायंस नहीं दे दिया हो, क्योंकि अंबानी के घर के पास ही जूही चावला का घर है, वहीं बांद्रा के पास ही, बांद्रा में ही, वहीं नज़दीक ही है ना, सबके घर आसपास ही है। ठीक है, इसी तरह से अभी गेम चल रहा है। एक इन्हीं का कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सरकार के पक्ष का ही है, वो दिखाता ये है कि मैं जनता के पक्ष का आदमी हूँ। वो उसने अपील की है जिसके ऊपर अभी 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। अब गेम प्लान को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जब आप ओपन रखेंगे, एक तरफ का सच है जो आपको टीवी, मीडिया, अखबार, ये नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और ये पूरा पीआर एजेंसीज और सरकार के पीआरओज जितने हैं, ये सब बताते हैं। एक तरफ का सच तो वो होता है, एक दूसरी तरफ का सच होता है जो जनता की साइड का सच है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। उस चर्चा को चालू किया है अपने संगठन ने, अपने लोगों ने जगह जगह जा करके, या फिर जो लोग दूसरी तरह की चर्चा कर रहे थे वो अब संगठन में आ रहे हैं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, मतलब संगठन के आने के बाद उन्होंने चालू नहीं किया है। जैसे वो एक भाई कह रहा था कि मेरे को तो, मैं तो एप्लीकेशन से लिखता था, 5वीं क्लास में था, तो वो एप्लीकेशन लिखने वाला आदमी जब ये देखता है कि इसी तरह के और लोग भी हैं तो वो अपने आप खींचा चला आएगा, क्योंकि वो एक ही फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी के हैं वो आएंगे, फिर आकर के जब उनकी दाल नहीं गलेगी, उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, तो वो फिर गालियां देते हुए निकल जाएंगे कि ये तो ऐसा संगठन है, ये तो वैसा, गालियां दे के निकल जाएंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है हम लोग रोज मजबूत हो ही रहे हैं। हमारे बीच में 10 लोग आए, उनमें से 2 बेईमान निकले, 2 निकल गए, 8 तो रह गए ना। तो वो हमको बस समझना है। दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट था, जो मैं इस 27 नवंबर वाली बात बता रहा था, पहले चंद्रचूड़ ने एक एप्लीकेशन खारिज करी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के ऊपर मुआवजे को लेकर के, कि सरकार के ऊपर इसका मुआवजा डाला जाए और सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो चंद्रचूड़ ने ये कह दिया कि देखो, सरकार ने लीगली आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखी थी, क्योंकि सरकार की चीफ सेक्रेटरी का लिखित में एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं रखी थी। कहीं पे कोई रिटर्न ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं था ना सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से, पीएमओ की तरफ से या गृह मंत्रालय या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कि किसी को काम ना करने दो। एसडीएम को, तहसीलदार को, डीसी को मौखिक ऑर्डर थे
कि सबको वैक्सीन लगी होनी चाहिए। लिखित ऑर्डर नहीं था किसी के पास भी, ये कमाल का खेल था। सारे ऑर्डर मौखिक थे, ऑनलाइन मीटिंग लिया करता था प्रधानमंत्री और सबको कहा करता था, बल्कि इतनी गंदी गंदी गालियां दिया करते थे होम मिनिस्ट्री के अफसर डेप्यूटी कलेक्टर को जो भी कमजोर होता था। इसी वजह से कई एसडीएम ने, कई डीसीज का तो बयान आपने देखे, उल्टा लटका दूंगा, फांसी पे टांग दूंगा, धक्के से पकड़ के घरों में जाके बंदूकें वाले सिपाहियों की मदद से भी इंजेक्शंस लगाई जबरदस्ती, झारखंड जैसे, जे.एंड.के जैसे इलाके में, आपने वो देखा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे दिया कि हमने कोई कानूनी बाध्यता नहीं दी थी और जो भी इसके साइड इफेक्ट्स थे हमने वो पब्लिक डोमेन में रख दिए थे। अब आप बता दो, आपको सब सारे साइड इफेक्ट पता थे? किसी को भी नहीं पता थे, लेकिन वेबसाइट पर उन्होंने सब लिख दिए थे। मतलब जिन जिन लोगों ने वो वीडियो सुनी थी उस टाइम की मेरी, मैंने सबको बताया था, भाई भारत बायोटेक की कंपनी में जाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर कोवैक्सीन करके जो वैक्सीन है उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसकी लिस्ट वहां पर ऑलरेडी दी हुई है फैक्ट शीट के अंदर। कोविशील्ड की भी दी हुई है उसमें, ये भारत इसके अंदर सीरम इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट के ऊपर, seruminstitute.com के पे, जिसकी भी वेबसाइट पे आप जाओगे आपको वहां उसकी साइड इफेक्ट की लिस्ट पड़ी थी। अब वो कह रहे थे कि 10 लाख में से किसी 1 लाख को, एक आदमी को, या 1 लाख में से एक को एडवर्स इफेक्ट होने के चांस हैं। आप एक बात बताइए भाई, आप जितने 100-150 लोग जो भी यहां बैठे हैं, मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये जितने आप लोग हो उतनी ही गोलियां हैं, और इन गोलियों में से एक गोली पक्का किसी को टपकाने वाली है। एक गोली है बस, और बाकी सबको ताकतवर बनाने वाली है। एक गोली टपकाने वाली और बाकी ताकतवर बनाने वाली। और मैं कह दूं कि ये डाल दी मैंने यहां पर, कटोरा है उसमें बॉक्स में रख दी, और आकर के खा लो, तो खा लोगे आप? अरे बाकी सब तो मजबूत होंगे, एक ही तो टपकेगा। नहीं लोगे ना? तो फिर ये वैक्सीन 1 लाख में से एक को नुकसान पहुंचाने वाली है ये कह रहे थे, वो क्यों लगाई जबरदस्ती? और वो जो हमारी लड़ाई क्या थी उस वक्त, हम चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे थे? उस एक व्यक्ति जिसको ये नुकसान पहुंचाने वाले, तुम कह रहे हो ना कि 1 लाख में एक, हम तो चलो कह रहे हैं सबके सब टपकने वाले हैं, लेकिन तुमने कहा कि 1 लाख में एक, तो मेरी लड़ाई ये है, वो जो एक है उसको कौन संभालेगा, उसके परिवार को? उसको शरीर में अगर कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी पनिशमेंट किसको मिले? उसको क्या मुआवजा मिले उसके परिवार को? उसको क्या सहायता मिले? वो जो कमाने वाला था, उस परिवार का सर्वे सर्वा था, तुम्हारे लिए वो एक शरीर होगा, एक बॉडी होगी, एक केस होगा। उस परिवार के लिए तो वो पूरा संसार है भाई, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? हमारी लड़ाई ये थी कि उस एक व्यक्ति के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी तय हो। तो लोग आए, लोगों ने आवाज उठाई, और चलो हमने लॉकडाउन तो बंद करवा दिया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि पहले इनका आधार जोड़ दो सब चीजों के साथ, अगली बार फिर तक अच्छे से रगड़ेंगे, फिर ऊपर से इनको कर्जदार बना दो। सबके पास, जिन्होंने कर्जा नहीं लिया हो ना आप लोगों में से, सबके पास फोन तो फिर भी आएगा। अरे बिना डॉक्यूमेंट मिल रहा है भाई, बिना इंटरेस्ट, बिना सर्विस चार्जेस के मिल रहा है, ले लो ना लोन। और जिसका ठीक ठाक चल रहा है बोल रहे हैं टॉप अप करवा लो ना, फ्री में मिल रहा है। आपको सबको उस लेवल पर लेकर जाना है जहां आप पे करने की कैपेसिटी में ना रहो, तब तक वो आपको देते रहेंगे, चाहे आपके स्टार्टअप के नाम पर, मुद्रा लोन के नाम पर, घर पे, गाड़ी पे, डंगरों पे भी देंगे, बकरी पे भी देंगे, 10th की डीएमसी पे दे देंगे, अनपढ़ हो तो आधार कार्ड पे दे देंगे, रेडी लगाते हो तो खाली राशन कार्ड पे दे देंगे। एक बार तुम फंसो तो
फंसाना है एक बार, फिर बाकी वो जानते हैं उनको क्या करना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो ये एक वैक्सीन वाले पॉइंट पर मैं बता रहा था कि चंद्रचूड़ ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब एक उदाहरण बन गया, देखो ये बड़ा गेम खेलते हैं, पहले एक फैसले में खुद ही कमजोर पक्ष रख के और सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ जजमेंट करवा के और सब अखबारों में छपवा के जनता के अंदर एक बात डाल देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ दे दिया जजमेंट। अब जहां जहां बिल गेट्स फंस रहा है, जहां जहां आदर पूनावाला फंस रहा है, हत्या के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और अभी जो केस रिजेक्ट किया है चंद्रचूड़ ने, वो था जिसमें पीएम मोदी के ऊपर केस करने की पर वो मांगी गई थी, अपील की गई थी कि नरेंद्र मोदी ने अपील की थी ना सारे देश और सभी नेताओं को, लगाओ इनको वैक्सीन। तो जिसको भी साइड इफेक्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? जिसके फोटो उस सर्टिफिकेट के ऊपर छप रही थी, जो सारी दुनिया को प्रमोट कर रहा था, जो कह रहा था कि जो इन वैक्सीन को प्रमोट कर रहा था, जो आदर पूनावाला को बुला करके भारत रत्न जैसे इनाम देने की पेशकश कर रहा था, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे होने चाहिए थे। तो वो अपील खारिज कर दी। जनता सोचेगी कि अब कोई अपील नहीं है। अब जितनी भी हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के चले हुए हैं, उन सारे केसेस को 27 तारीख को हियरिंग करके एक ही दिन में निपटाने का प्लान चल रहा है, उसके खिलाफ मतलब बंद। अच्छा, पहले क्या था कि पहले जो निर्माता कंपनी है, ड्रग जो फार्मा है, उस कंपनी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता था, उस कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई और जेल का मुकदमा जेल हो सकती थी। इन्होंने क्या किया, कानून में बदलाव कर दिया। देखना, अब जिस टाइम पर वो केस चल रहे हैं, वो केस उस टाइम पर फार्मा कंपनी के मालिक को जेल हो सकती है। अब गेम क्या खेला, पहले एक कानून बनाया, आपको तो पता भी नहीं चला उस कानून का, किसी को नहीं पता चलने दे रहे। पिछले 14 साल से ये लोग इस 10 साल से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनका आपको पता ही नहीं चलता है, अंदर ही खाते बना डालते हैं। बीएनएस बना, आपको पता चला? भारतीय न्याय संहिता कब बनी? टक से गायब। सारी खबरों, सारे मीडिया से असली खबरें गायब। उधर वो चल रहा है, सलमान चल रहा है, ये एक गैंगस्टर चल रहा है टेलीविजन के ऊपर, मतलब बस यही चल रहा है, सारा का सारा अंडरवर्ल्ड ही चल रहा है और कुछ नहीं। मतलब जैसे कि सारे देश में अंडरवर्ल्ड ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे किसान का कोई मुद्दा नहीं है, जैसे वो यहाँ पे बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, सब लोग अपनी डिमांड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। लेकिन इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता का भी मुद्दा गायब हो गया मीडिया से। भारतीय न्याय संहिता कैसे आप लोगों के ऊपर लागू किया गया, कुछ आइडिया है आपको? कैसे बना कानून पता है? क्योंकि लागू तो कर दिया सरकार बनने के बाद। अब देखो ना, पिछली सरकार ने कानून बनाया और 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, चाहे सरकार किसी की भी होती, ऐसा गजट निकाल दिया। अब कमाल की बात यह है कि भाई वो कानून बना कैसे था, इसकी समझ देश के लोगों को है या नहीं। सबसे पहली बात, हम एक बात बोलते हैं कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, यानी जनता मालिक है। अगर जनता मालिक है तो जनता से पूछे बिना कोई कानून बनना चाहिए। अब कानून बनने का तरीका जो संविधान में लिखित है वो क्या है, मैं आपको उस पर बात करता हूं, ताकि आप सब लोगों को जब भी आप चर्चा करो तो आप उस चर्चा में अपनी बात को रख सको, बिल्कुल स्ट्रांगली रख सको। सदन में सबसे पहले कोई भी, जब अगर विधानसभा की बात है तो विधायक और संसद की बात है तो सांसद, वो अपना एक बिल लेकर के आएगा। या तो कोई मंत्रालय वाला मंत्री होगा या कोई प्राइवेट मेंबर बिल होगा। भाई मैं ये बिल पेश कर रहा हूं देश की जनता के लिए, लिखित एक पूरा का पूरा उसमें ड्राफ्ट होगा कि मैं ये कानून, इस कानून का ये नाम देना चाहता हूं, इसमें इसका फायदा ये होगा, इस कानून के ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे और ये इसका नेट फाइंडिंग्स होंगी और इसमें ये बंदे जिम्मेदार होंगे और ये इस तरह से चलेगा।
पूरा उसके अंदर खाका होता है। वो उस सदन के प्रत्येक मेंबर को बांटा जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि ये एक संसद है, हम ये मान लेते हैं, और एक सांसद ने अपना बिल पेश किया, सबको उसकी एक एक कॉपी मिल जाएगी। अब वो सांसद मालिक नहीं है अपनी पार्लियामेंट क्षेत्र का, अपने संसदीय क्षेत्र का वो मालिक तो नहीं है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो देखेगा कि ये बिल किसके लिए है। अच्छा, किसान के लिए है तो वो सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुलाएगा अपने संसदीय क्षेत्र में, यानी आप सब लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सभी किसान संगठनों को बुलाओगे, जितने भी हैं, छोटा हो बड़ा हो कैसा ही भी हो। अगर वो व्यापारियों से संबंधित है तो व्यापारियों के सारे संगठनों को बुलाएगा। अगर वो अध्यापक, अगर वो शिक्षक, शिक्षा से जुड़ा है तो वो सभी शिक्षकों को या शिक्षाविदों को बुलाएगा। अगर वो डॉक्टरों से जुड़ा है तो वो सभी डॉक्टर्स को बुलाएगा। वो जिस भी तबके से जुड़ा है उस तबके के संगठन और उन लोगों को वो बुलाएगा, बुला करके उनको उस बिल की एक एक कॉपी फिर देगा। वो जो उनको लाखों रुपया मिलता है ना हर महीने भत्ते का, वो ये फोटोकॉपी कराने का मिलता है असलियत में, कि उनको देना हो तो ये पकड़ो, उनको कॉल करनी है तो पकड़ो, स्टाफ रखना है तो पकड़ो, क्योंकि उनको उस संसदीय क्षेत्र में घूमने और बात करने में इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। कहीं आपको ये लगता हो कि उनको पेंशन बहुत ज्यादा मिलती है, ये पैसा मुद्दा नहीं है। आपको उन विधायकों और सांसदों को मिलने वाली पेंशन ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि वो उस पेंशन को खुद खा जाते हैं। अगर वो अपने हल्के पर यूज करे तो वो बहुत थोड़ा पैसा है जो उनको मिलता है महीने का, समझ रहे हो। 2 लाख 2.5 लाख रुपए में काम नहीं चलता, 2 लाख 2.5 लाख में मेरा काम नहीं चलता भाई। सांसद का कैसे चल जाएगा है, मतलब विधायक का कैसे चल जाएगा, उसके ऊपर तो प्रैक्टिकल जिम्मेदारी होती है। तो पैसा ज्यादा नहीं है वो जो आपको दुखता है, आपको दुखता है वो फ्री का खा रहा है, ठीक है। तो वो सभी संगठनों को बुलाएगा, बुला के उनको उसकी कॉपी देगा, बोलेगा भाई देखो ये बिल आया है, फलाने बंदे ने दिया है, तुम लोग चर्चा करके इसमें अगर कोई सुधार करना चाहते हो, तुम्हारे लिए अगर इसमें कोई नुकसान है, जनता को अगर नुकसान है तो इसमें अमेंडमेंट करके आप अपने सुझाव दे दो। वो सभी सुझावों को इकट्ठा करेगा, उन सुझावों को अमेंडमेंट करके उसको फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश करेगा। फिर वो सारे के सारे सांसद अपने अपने सुझाव और अपने ऑब्जेक्शन वहां रखेंगे कि भाई देश की जनता ये चाहती है। बात समझ में आ रही है कि आपसे पूछकर कानून कैसे बनाए जाते हैं, असल में ऐसे बकायदा संविधान में वर्णित है ये बात, लेकिन आप तक आपका सांसद विधायक कभी आया? कभी नहीं आया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे होता है। तो वो वहां से वो जो ऑब्जेक्शंस आए थे, जो भी उनके सुझाव आए थे, वो उन सुझावों को रखे गए, और उन सुझावों को रखने के बाद में वो पार्लियामेंट्री कमेटी उन सुझावों को उसके अंदर ऐड करेगी, वो उसमें अमेंडमेंट करेगी, पूरा एक ड्राफ्ट फिर से रिफाइन किया हुआ जो देश की जनता की तरफ से सुझाव आए थे उन सबको ऐड करके, और फिर जो सबके फायदा उसके अंदर होता हो फिर दोबारा से पेश किया जाएगा। अब इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई भाई। वो जो समझदार लोग थे, आईएएस अफसर थे सब, और जो जनता थी, सबका मिला जुला एक रूप आया और वो एक ड्राफ्ट बनेगा। अब इसके ऊपर बहस होगी। ये पक्ष वाले लोग बैठे हैं, ये विपक्ष बैठा है, इन्होंने तो वो बिल पेश किया है, वो बताएगा इस बिल के ये फायदे हैं। ये विपक्ष बैठा है, ये बताएगा इस बिल के ये नुकसान है। भाई अगर ये गंदे, मान लो अब चाकू है, चाकू से सब्जी काटना है कि पेट काटना है कि गला काटना है, ये तो जिसके हाथ में है वो तय करेगा ना। तो बिल जो है, ये कानून अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग गया, तो किसी गलत आदमी अगर सत्ता में आ गया तो उसका ये नुकसान भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। जैसे अगर पुलिस वाले को आपने रिवॉल्वर पकड़ा दी है, और वो पुलिस वाला अगर किसी सरकार के अंदर बैठे किसी गुंडे को, जिसको आप सांसद या विधायक कहते हो, उसका अगर वो किराए पर रखा हुआ आदमी हुआ, तो फिर वो किसी को भी एनकाउंटर कर देगा ना अपराधी बताकर, क्योंकि उसके हाथ में तो हथियार है। तो वो हथियार जो आपने किसी को पकड़ाया है, वो सही आदमी है या नहीं, ये बहुत निर्भर करेगा इसके ऊपर। तो फिर दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे कि देखो इस बिल का ये फायदा है, वो बताएंगे इस बिल के ये नुकसान है। दोनों फायदे और नफे नुकसान आ जाएंगे पब्लिक के सामने। वो पब्लिक डोमेन में चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं,
सबकी बहस वहां सबको दिखाई दे रही है। देश देख रहा है कि कौन हमारे पक्ष की बात कर रहा है, कौन विपक्ष की बात कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना ओपिनियन बना रहे हैं। उस ओपिनियन को वो लोग देख रहे हैं और उसके हिसाब से फिर वोटिंग होती है। उस वोटिंग को जनता के सामने पेश किया जाता है। तो अगली बार जनता तुमको लात मारेगी कि तुम्हारा स्वागत करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस आदमी ने जनता के पक्ष की बात करी या विपक्ष की बात करी। ये सब तो गायब है, प्रक्रिया गायब है कि नहीं। फिर वो वोटिंग होती है और उस वोटिंग में ज्यादा सांसद, अगर विधानसभा की बात है तो विधायक, ज्यादा सांसद जिधर के होंगे वो उस कानून को पास कर देंगे। जब भी कोई मूलभूत संरचना में बदलाव लाना होता है, मनी बिल हो या इस तरह के स्ट्रक्चर हो या मतलब ये अपने शेड्यूल्ड अगर कोई बिल हैं, तो उन केसेस में 2/3 बहुमत चाहिए संसद में, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और तब जाकर के राष्ट्रपति के साइन होते हैं। अब गेम खेला भारतीय न्याय संहिता के केस में। दूसरा खेल खेला किसानों वाले कानून के केस में। दोनों खेलों को आप समझना है। ये इसलिए समझना है क्योंकि आपने अब जो आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा आपके लिए शेड्यूल जारी करेगा, उसके लिए आपको अपनी सेना तैयार करनी है। शेड्यूल कैसे जारी करेगा? जैसे हम तारीख दे देंगे, इस तारीख को जनता सरकार मोर्चा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने डेप्यूटी कलेक्टर को यह चिट्ठी लिखनी है। यहां जो कुछ भी चल रहा है वो लिखित में चल रहा है। आप जितनी शिकायत लेके जाते हो वो मौखिक लेके जाते हो हाथ जोड़ के, इसलिए आपकी कभी सुनवाई नहीं होती है। आप अर्जी देने जाते हो, एप्लीकेशन देने, गरीब आदमी बन करके, जबकि असलियत में आप मालिक हो। आप मालिक वाली भाषा उसमें लिखते नहीं हो, आप लिखते हो फरियादी वाली भाषा। वो बैठा जो सामने डेप्यूटी कलेक्टर है वो नौकर है, उसको नौकर के हिसाब से। आपने देखा नहीं का क्या लिखते हैं? सेवा में जिला अधिकारी महोदय लिखते हैं ना। आपको क्या लगता है सेवा में आप गए उसके? नहीं, वो बैठा है सेवा में, समझे नहीं? वो सेवा में जिला अधिकारी बैठा है, उसको बता रहे हो आप कि तुम मेरी सेवा में बैठे हो, मेरी सर्विस कर रहे हो ना। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों एक ही है। इसका मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट एक ही है, पब्लिक ही गवर्नमेंट है। यही तो हम कहते हैं जनता ही सरकार है कि नहीं? जो बात है वो यही आ रही है कि जनता मालिक है तो मालिक बताएगा कि उसे करना क्या है, लेकिन वो मालिक लिखित में बताएगा। आपने लिखित जो है वो छीन लिया। फिर आप कहां लिखते हो? फेसबुक पे लिखते हो, बताओ, कमेंट में लिखते हो, यूट्यूब पे, ट्विटर पे लिखते हो। उनको तो लिखते ही नहीं जिनको फर्क पड़ता है उससे। हम भी इसलिए नहीं लिखते अभी फिलहाल, मैं नहीं लिखता अभी फिलहाल। वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि लिखने लग जाते हैं जब, तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये ज्यादा चौधरी पक रहा है, इसको लपेटते हैं। लेकिन जब ये चिट्ठियां लाखों की संख्या में होगी ना, फिर इनको ये लगेगा तो जनता बोल रही है। अभी उसको एक आदमी नजर आएगा तो एक आदमी को फिर वो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, आप ऐसा लगता है आपको समस्या है, हाँ आप एक काम करिए, इसमें जो जिला में जो समस्या निवारण कमेटी है उसमें शामिल हो जाइए, आप अपने सुझाव दे दिया करना, उसमें शामिल कर लेंगे। फिर एक और कमेटी में शामिल करेंगे, फिर एक और में कमेटी को, फिर इतनी मीटिंगें कर देंगे कि आपसे बात करने का टाइम ही नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए फिर क्या कर रहे हैं, हम आदमी इतने जोड़ रहे हैं, तो हमारे वाले में से जो सबसे बदतमीज आदमी अपना होगा पूरे जिले का, उसमें उसको डालेंगे वहां, उसमें एड्रेस कमेटी में। समझदार आदमी को वहां नहीं डालना क्योंकि वो टाइम खराब करते हैं। तो अपन फिर टाइम खराब करने वाला आदमी देंगे उनको, लाओ तुमको हम बताते हैं, तुम्हारे वाली चाल से तुमको ही हम लपेटते हैं। अभी आने वाले वक्त में उनके पूरे गेम को हमको मालूम है कि गेम क्या खेलते हैं वो। इसलिए वैसे वैसे आदमी अपने पास टीम में है ही है, सभी टाइप के हैं अपने पास, सब मानसिकता के हैं। तो रियल में काम करने वाले उनको रियल काम पे लगाओ, जो खाली बत्ते मारने के उनको बत्ते मारने पे लगा दो। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो अब ये तो हुआ एक पॉइंट कि ऐसे होना चाहिए, पर उसी संविधान में एक और मेंशन है, कुछ पॉइंट्स। वो क्या लिखे हैं
यदि देश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो तो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन कौन सी होती हैं? युद्ध के हालात हों, सूखे के हालात हों, बाढ़ के हालात हों, कोई महामारी का हालात हो, या कोई और इमरजेंसी के हालात हो, तो सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए कानून पास कर सकती है। अब साधारण परिस्थितियों में तो कानून पास हो नहीं सकते थे, इसीलिए पहले महामारी लाई गई, हालात पैदा किए गए। अच्छा, आपको एक बात मालूम है क्या? अभी भी महामारी चली हुई है देश में, अभी भी कागजों में कोरोना गया नहीं है। ऑफिशियली अभी महामारी के दौर चल रहा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में। आज से 50 साल बाद आपके बच्चे जब इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि 2019 से लेके 2024, अगर आज हटाएंगे तो 24 और 25 में हटाएंगे तो 25 हो गए, 6 साल चली थी महामारी। क्योंकि जितनी भी मौतें होंगी वो दर्ज होंगी उस महामारी के दौर की। असलियत में किससे हो रही है? अमृत प्याले से, बूटी से जो लगवाई थी आप लोगों को, असल में उससे हो रही है। लेकिन वहां क्या लिखा जा रहा है? महामारी में हो रही है। और आपके बच्चों को 50 साल बाद ये बताया जाएगा, जैसे आपको 1918 की महामारी का प्लेग भी तो आया था, चेचक भी तो आया, उस टाइप की बीमारी बताया जाता है ना, वो यही बताया जाता है। जो मीडिया में आज छप रहा, वो उस टाइम यही कहानियां बताई जाती हैं। समझे? क्योंकि हमने तो सवाल उठाया ही नहीं कि तुम ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो अच्छा, अगर विशेष परिस्थितियां हो तो सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए कानून पास कर सकती हैं। उसमें आपको ध्वनि मत करना पड़ेगा, पर ध्वनि मत के लिए यह कंडीशन होनी चाहिए कि कोई सांसद यदि अपनी सीट पर नहीं बैठा हुआ है तो वो वोट नहीं कर सकता। गेम प्लान समझना। ये इसलिए बता रहा हूं कि उसमें लूप होल छोड़े ही इसलिए जाते हैं कि आपको कंट्रोल किया जा सके। उसमें क्या मेंशन है? यदि कोई सांसद अपनी सीट पर नहीं बैठा है तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। वो ध्वनि मत से फिर अध्यादेश पास करना पड़ेगा। अब कोरोना आ गया जी, सरकार ने तो कहा, सीडीसी ने कहा, WHO ने कहा कि हमको तो 6 फुट की दूरी पर बैठना है। 6 फुट की दूरी पर बैठना है तो आप कुर्सी जो है एक छोड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये बैठना जरूरी है। ऐसा उन्होंने आपको बताया। थिएटर में भी ऐसे ही बैठना है, क्लासरूम में भी ऐसे ही बैठना है, पेपर देते हुए भी ऐसे ही बैठना है। आपको ऐसा एहसास दिलाया। असल में उनको संसद में वैसे बैठना था। तो संसद में पहली कुर्सी प्रधानमंत्री की होती है, दूसरी कुर्सी गृह मंत्री की होती है। ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि चेयर नंबर 1 किसकी है, 2 किसकी, 3rd किसकी, ऐसा कैबिनेट रैंक। फिर आगे सत्ता पक्ष ऐसे बैठेगा, विपक्ष यहां बैठेगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की ये जगह होगी, वो पूरा तय है। तो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री बैठा है, जो 2 नंबर कुर्सी है वो खाली है, जो गृह मंत्री की थी। जो 3 नंबर कुर्सी है उस पर गृह मंत्री बैठा है। तो गृह मंत्री अपनी चेयर पर नहीं है, तो गृह मंत्री के बाद कोई भी अपनी चेयर पर, क्योंकि 3 नंबर वाला जो है वो 5 पर बैठा है, ठीक है ना, और 4 नंबर वाला 7 पर बैठा है, 5 नंबर वाला 9 पर बैठा है। तो ये इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है। तो प्रधानमंत्री के अलावा बाकी सारे सांसद अपनी चेयर पर नहीं है, तो अब वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो खेती के तीनों कानून आए तो किसान संगठनों से पूछे गए? नहीं पूछे गए। संसद में बहस हुई? नहीं हुई। फायदा या नुकसान गिनाया गया? नहीं गिनाया गया। पब्लिक को बताया कि हम ये कानून लाने वाले हैं? नहीं बताया गया। अचानक से सुबह बिल पेश हुआ, दोपहर में उसके ऊपर वोटिंग हो गई। वोटिंग कैसे होती है? हाँ भाई, ये बिल पास किया, दोज हु आर इन फेवर से यस, यस नो, वोटिंग मतलब यस नो सबको इकट्ठा बोलना है। मैं आपको एक बात कहूंगा कि भाई आपको यस या नो बोलना है, ठीक है? तो आप सब लोग अपनी मर्जी से यस या नो एक बार बोल के दिखाओ जब मैं 3 कहूंगा। 1 2 3। यस या नो दोनों बोलने हैं। कुछ लोग यस बोलो, कुछ लोग नो बोलो। बताओ 1 2 3। बताओ कितनों ने यस कहा, कितनों ने नो कहा? नहीं चल पाएगा।
वो स्पीकर के कान इतने गजब के 1 मिनट में देख लिया उसने कि इतने लोगों ने यस कहा, इतनों ने नो कहा, इसलिए मोशन पास। अब स्पीकर को थोड़ी पता है कितने यस कहने वाले कितने नो कहने। मैंने कहा था आप अपनी मर्जी से यस या नो कहो, कुछ ने नो कहना है, कुछ ने यस कहना है। अब मैं ये सवाल रख रहा हूं आपके सामने, इस बोतल में सवाल यह है गर्म पानी है, आपको तो नहीं पता ना, अपने विवेक से जवाब दो, इस बोतल में गर्म पानी है, यस या नो? आधे बोल रहे हैं नो, आधे बोल रहे हैं यस, मतलब आधे नहीं, मतलब पता नहीं कितने बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नो, कुछ यस। अब बताओ कितनों ने यस कहा, कितनों ने नो कहा? नहीं ना? सो वी कैन नॉट डिसाइड। लेकिन स्पीकर को मालूम पड़ गया कितने हैं, लो जी मोशन पास। किसान आंदोलन, वो किसान कानून बन गए, खेती के कानून बन गए, तीनों कानून टक टक टक। ये पहला कानून एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, हाँ, ये फलाना ढिमकाना, ये प्रिक्योरमेंट का, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट वाला, फार्मिंग वाला, तीनों के तीनों कानून ऐसे करके बन गए एक ही दिन में, ठक। कुछ बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो ये जो संसद में जो विधान, इसके जो कागजों में जो गड़बड़ है, इसका मतलब ये जो संविधान में लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल उन लोगों ने किया। अब तीसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह, देखो पहला तरीका हो गया जो कि सही तरीका है, उस तरीके से आज तक पिछले 10 सालों में कितने कानून बने आपके हिसाब से? एक भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब जितने कानून है वो हमारी मर्जी से नहीं बने, हमारे लिए नहीं बने। तो कल को जब हम चलेंगे, हमको इन सारे कानूनों को वापस करवाने की डिमांड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनके ऊपर दोबारा समीक्षा होनी चाहिए ना, ये हमारे लिए बने भाई, हम मालिक हैं, मालिक कह रहा है कि नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। जब किसानों ने कहा नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए, अब तीसरा तरीका कानून को पास करने का, ये पहला तरीका बता दिया, दूसरा बता दिया ध्वनि मत से, इमरजेंसी लगा करके ऑर्डिनेंस के जरिए। तीसरा तरीका है 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर कोई मनी बिल है या कोई बड़ा शेड्यूल्ड बिल है या कोई बहुत बड़ा चेंज अगर देश की मूलभूत संरचना में, कानून व्यवस्था में लेकर के आना है, तो उस केस में आपको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। अब 2/3 बहुमत 543 MLA का कितना हो गया? 2/3 देखो 60% के करीब, लगभग 300 के करीब हो गया। 325 के करीब हो गया। तो 2/3 66 होता है ना, लगभग 66 होता है, तो 65-66%, तो वो बता देंगे। अभी मैं आपको खेल समझाता हूं और इतने परसेंटेज अपने आप पड़ेगी। बहुत ही गजब काम चलता है। सरकार में बैठे लोगों को सबको मालूम है, वहां संसद में बैठे लोगों को, कि भाई कौन सरकार के फेवर का है, कौन मोदी के फेवर का है, कौन खिलाफत का है, मालूम तो है। ठीक है, लिस्ट बन गई, एक ये दुश्मन, एक ये दुश्मन, एक वो बैठा लाल टी शर्ट वाला दुश्मन, एक ये बैठा, एक ये बैठा, ऐसे करके 8-10 दुश्मन छांट लिए उधर बैठे वालों ने। ठीक है भाई, ये हैं, इन्होंने तो विरोध ही करना है, पहले से तय हो गया भाई, ये तो गड़बड़ करेंगे। ठीक, भारतीय न्याय संहिता के पेश होने की और पास होने की कहानी बता रहा हूं, ऐसे हुई थी। आप जाकर के सर्च करना जो मैं बात बोल रहा हूं, मैं आखिर में जो बात बोलूंगा फिर बताऊंगा। ऐसे करके टोटल 171 सांसदों की लिस्ट बनी, सुबह सुबह या पहली रात बन के लोकसभा के स्पीकर को, उधर सदन के स्पीकर को पकड़ा दी गई कि ये लो जी। ठीक है, अगले दिन आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में बदलने की पेशकश की गई और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए कि अगर पुलिस चाहे तो पहले किसी भी बंदे को 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब पेश करके किसी भी हाल में उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा, चाहे जुडिशियल कस्टडी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की, 14 दिन की होती है ना न्यायिक हिरासत, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की न्यायिक हिरासत, और उस दौरान आपको कुछ सबूत पेश करने पड़ेंगे। यदि पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई उस 14 दिन के अंदर कि वो अंदर बाहर जाने से न्याय व्यवस्था को खतरा है, ऐसा कोई सबूत अगर पेश नहीं कर पाई, तो 14 दिन के बाद या 14 दिन के अंदर अंदर जो जज है वो अपने निर्णय लेकर के उसको बेल जमानत दे देगा। जमानत सबका अधिकार है,
इस बीएनएस के अंदर ये अवधि 90 दिन कर दी गई। यानी अब आपको बिना किसी सबूत के वो 3 महीने तक अंदर रख सकते हैं, केवल इस बिना पर कि शक है। अच्छी बात है, ये आपको पता भी नहीं है ये इसमें हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ऐसे ही करके बहुत से ऐसी प्रावधान इसके अंदर थे जिसमें देश को आमूल चूल बर्बाद करने की पूरी योजना इस बीएनएस के अंदर है। खास तौर पे जो ये आदिवासी इलाकों को उजाड़ना और इन जंगलों को बर्बाद करना और मूल निवासियों को वहां से विस्थापित करना इस भारतीय न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जैसे ही मूल आदमी अपनी जगह से हटेगा, गांव को विस्थापित कर दिया, अब वो मालिक नहीं रह जाएगा, तो अब वो इन गुलामों का गुलाम हो जाएगा। मतलब ये बकायदा मतलब नेचुरल लॉ में मेंशन्ड है। तो बीएनएस के अंदर इतनी खतरनाक प्रावधान थे। अब जमीर वाला कोई सांसद तो बोलेगा, अब ये बात तो पता है, और अगर वो बोलेगा तो बाहर मीडिया में जाकर सारी पोल खोलेगा। तो किसी के भी सामने वो बिल पेश ही नहीं किया गया। गेम देखना, आपके सामने बिल पेश नहीं किया, आपको बिल की कॉपी नहीं दी किसी सांसद को, तो सांसद बाहर जाके क्या बोलेगा उस बिल के बारे में? जो विरोधी है, जैसे मान लो विरोध में कांग्रेस है, मान लो बीजेपी के, तो कांग्रेस को बिल ही नहीं दिया किसी सांसद को, और क्या आप बाहर जाके बता सकते हो कि सरकार आपका सत्यानाश करने जा रही है? जब बताएगा ही नहीं तो फिर मीडिया में भी नहीं आएगा। तो बिल नहीं पेश किया गया, लेकिन यह तय कर दिया गया कि आज ये कानून पास करना है किसी भी हालत में। व्हिप जारी कर दिया कि अपनी पार्टी का कोई भी विधायक सांसद जो है वो खिलाफ वोट नहीं कर सकता, क्रॉस वोट नहीं कर सकता और एब्सेंट नहीं हो सकता। तो सब के सब वहां मौजूद हैं, बीजेपी के पक्ष वाले, जो बीजेपी और उसके एनडीए के पक्ष वाले, विपक्ष वालों की सबकी लिस्टिंग हो गई और ये तय करा और बहस चलने लगी। बहस के अंदर पहले क्या हुआ, बहस हुई किसी और मुद्दे पर संसद में हुआ हंगामा। उस हंगामे की आड़ लेकर के स्पीकर ने 171 सांसदों को किया सस्पेंड। लिखना 171 सांसद कब सस्पेंड हुए, ढूंढना उसमें, मतलब सर्च करना। 171 सांसद सस्पेंड हुए, सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मार्शल्स ने सभी सस्पेंडेड सांसदों को संसद से बाहर कर दिया। अब बिल पेश हुआ, अब 2/3 बहुमत से पास हुआ। 171 निकल गए तो कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो 2/3 अब काउंट होगा वो मौजूद सांसदों की 2/3 होगा, यानी जितने अंदर हैं उसका 2/3, टोटल का 2/3 नहीं। यानी कि जो भी व्यक्ति विरोध कर सकता था उसको पहले सस्पेंड करके कार्रवाई से ही बाहर निकाल दिया, फिर बिल पेश किया बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बहस के, बिना पॉजिटिव बिना नेगेटिव। किसी ने यही नहीं कहा इस पे बहस तो कर लो, सबने कहा जो मोगली जी ने कर दिया ठीक कर दिया, और फिर टक से वो बिल, वो बाहर बैठे बेचारे और ही बात पर धरना दे रहे हैं, अंदर देश के साथ और ही षड्यंत्र हो गया, और उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी कि अगली सरकार बनेगी तो 1 जुलाई से बीएनएस लागू। अब कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा अपने पूरे प्रचार के दौरान कि हम बीएनएस को निरस्त करेंगे, क्योंकि औकात नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है, तब तक राहुल गांधी भी चू नहीं कर सकता। वहीं से राहुल चलता है, वहीं से ममता चलती है, वहीं से अरविंद, वहीं से अखिलेश, वहीं से वही रिमोट वहां से चलता है, इसलिए वो नहीं बोल सकते, बोले ही नहीं, कोई भी नहीं बोला। बीएनएस के ऊपर आपके सामने कोई मुद्दा आया तो बताओ। हम जैसे लोग भी फेसबुक पे लिखते रह गए। क्यों लिखते रह गए? हमारे पास भी जानकारी नहीं थी कि है क्या सौदा ये। बिल ही नहीं है जब, तो कहां से लाएंगे भाई? अब वो जजेस को, पुलिस वालों को, एसपी वगैरह की अब ट्रेनिंग होती है बीएनएस के ऊपर। उस ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाकर के मालूम है क्या बताते हैं ट्रेनिंग में उनको? कुछ नहीं है, आईपीसी न्यू का न्यू है, बस ये चेंज करा है, बस नाश करने का रास्ता ये बदला है, बाकी सब बर्बाद, बाकी सब यूं का यूं है।
तो इसका मतलब है अंग्रेजों का ही राज है अभी भी, क्योंकि आईपीसी तो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अभी ये आपको ये एहसास दिलाने के लिए बनाया गया है कि देश की चुनी हुई सरकार ने, बहुमत से चुनी हुई सरकार का अगर कानून है तो आप कानून मानने से मना कर दोगे। अरे भाई, कानून हमारे लिए है, हमसे पूछा, हमारी राय तो उसमें शामिल ही नहीं है। जिस कानून में हमारी राय शामिल नहीं है वो कानून हमारा या हमारे लिए कैसे हो गया? मान लो मैं यहां बैठ करके कोई कानून पास कर दूं आप लोगों के लिए, बैठे हुए लोगों के, कि सबको मुर्गा बन के सुनना है भाषण। अब जो बेचारे कर्जे से दुखी होकर आए हैं वो तो कहेंगे बन जाते हैं भैया, और क्या ऑप्शन है? मैं आपको ये बता रहा हूं, मजबूर आदमी तो कुछ भी करेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, यही काम वो सरकार कर रही है ना। हमको 5 किलो अनाज की भीख दे रही है, हमारे बच्चों के नाम पे वो लड़कियों के खाते में अलग पैसा जा रहा है, विधवाओं के खाते में अलग जा रहा है। रांडा पेंशन भी चालू कर दिया हरियाणा में तो कुंवारों के लिए, बुढ़ापा पेंशन अलग जा रही है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कूल में जो है वो आपको फ्री की किताबें और मिड डे मील मिल रहा है। तो यदि आप अपना आधार कार्ड या बाकी कागज नहीं दोगे तो आपकी ये सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। तो भिखारी आदमी के पास चॉइसेस कहां है? बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस ना, है कि नहीं? क्योंकि हमको पहले ऐसे पसारना सिखाया ना। किसान भी अब तो 500 रुपए के लिए हाथ फैलाता है, अरे वो 6000 रुपया खाते में आएगा, उसके चक्कर में कुछ नहीं बोलता है? मतलब आप लोगों को उन्होंने ऐसी नीयत में फंसा दिया कि अब ये विरोध करने की कैपेसिटी में आ ही नहीं सकते, तो इनको नॉलेज देने की जरूरत ही क्या है? अगर दे भी देंगे तो बोलेंगे कैसे? ये बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अभी एक भाई बता रहे थे कि भाई हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को संभालते हैं। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो भाजपा की इकाई है। अब भाजपा की इकाई है, उसी का संगठन है, विद्यार्थी संगठन है। अब उसमें जो आएंगे, जो ट्रेनिंग देने के लिए, वो वहां से आएंगे, आरएसएस से आएंगे। अब जो आरएसएस से संगठन ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, उनके पास तो वाक कला इतनी जबरदस्त है, बोलने की कला की गजब है कि नहीं? विद्यार्थियों के पूरे आंदोलन, विद्यार्थियों के हक के आंदोलन खड़े किए जाते हैं, विद्यार्थियों के पक्ष के लड़ाई लड़ी जाती है, उनके हकों के लिए आंदोलन किए जाते हैं और बड़ा शानदार तरीके से होता है। अगर मान लो बीच बीच में 1-2 मुद्दा ऐसा घुसा दिया जाए जो कि देश के नाम पर हो, तो वो भी हजम हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता है। देश के नाम पर हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए, देश के नाम पर हुए, अलग अलग संगठनों से, अलग अलग सोच के अलग अलग लोग, कुछ लोग हुए व्यक्तिगत स्वार्थ से। हमने आपको पहले बता दिया था और फिर से बता रहे हैं कि यदि आप व्यक्तिगत स्वार्थ में जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं, आपका वो स्वार्थ हम आज पूरा कर देंगे। आप यहां तक आ गए हो, आपका जो कर्जे वाला आवेदन है वो लग जाएगा। आप हमें बताइएगा कि आप केवल इसी उद्देश्य के लिए अगर आप हमसे जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट बताना होगा आपको। यदि आपको लगता है कि आवेदन तो एक पहलू था जब हम यहां आए, लेकिन अब देखा कि देश के साथ समस्या बहुत बड़ी है, अगली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, तो फिर काम करना होगा। अपनी साथ में टीम तैयार कीजिए 20-20 लोगों की, और अपना आवेदन वाला काम और अपना जो कर्ज मुक्ति वाला अभियान है उसमें शामिल हो जाइए। अदरवाइज फिर देश के लिए हमको सारे मतभेद, सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उन पर चर्चा करके, मैं नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके किसी को फॉलो करना है, चर्चा करके, क्योंकि हम यहां अलग अलग एरिया से आएंगे, तो हमको हमारा नेता ये बताएगा कि ये सब देश की भलाई के लिए हो रहा है। सिर्फ एक लाइन में देश की भलाई मेरी बर्बादी करके नहीं हो सकती। क्यों? आपकी बर्बादी करके देश की भलाई हो सकती है क्या? देश के लोग, देश के जानवर, देश के जीव जंतु, देश की चिड़िया, देश के पंछी, देश के पशु, देश का जोहड़, देश का जंगल, देश के पेड़, देश की पुरानी प्रजातियां पेड़ों की, लगभग अभी पता चला था कि करीब करीब 25,000 पेड़ों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं भारत के अंदर। किस वजह से? कि ये फर्जी पर्यावरणवादी पुराने पेड़ों को तो काट रही है सरकार, जंगलों को तो, और नए पेड़, हाइब्रिड पेड़ लगा रही है।
पर्यावरण के नाम पर कि हम पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगाने का नाटक करता है प्रधानमंत्री, कहता है एक पेड़ बेटी के नाम, एक पेड़ बेटे के मां के नाम, ऐसा करके ड्रामा चालू करता है। वो पेड़ जो लग रहे हैं आजकल नर्सरीज में आपको मिलते हैं, जो आजकल आप लगा रहे हो, सारे हाइब्रिड पेड़ हैं। उनकी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा है। वो आपके परिवारों, गांव, पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए है। वो आपकी आबादी के लिए पेड़ नहीं है। इसलिए इन पर्यावरणवादियों के चक्कर में, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में फंस गए तो गए काम से। रियलिटी यह है कि जो मौजूद है, जो है, बस उसको बर्बाद करना बंद कर दो। खेतों में केमिकल यूज करना बंद कर दो। गिलहरी है, मधुमक्खी है, दूसरे पक्षी है, पंछी हैं, उनको काम दे रखा है कुदरत ने। वो इधर से खाएंगे, उसका बीज किसी और खेत में जाके डाल देंगे। ओरिजिनल बीज होगा तो अपने आप उग जाएगा। आपकी जरूरत नहीं है जंगल उगाने के लिए। आदमी को पेड़ लगाने की जरूरत, आपने ये जंगल नहीं उगा रखे हैं भैया आदमी के जगह। आदमी सिर्फ काटना बंद कर दे तो अपने आप उग जाएंगे। लेकिन ये नहीं है। नदियां कभी भी सरकार साफ नहीं कर सकती, सिर्फ फैक्ट्रियां उनको गंदा करना बंद कर दो, अपने आप साफ हो जाएंगी। पानी साफ करने की मैकेनिज्म है। अंडरग्राउंड पानी में बोर करके पानी डालना बंद कर दो, पीने वाला पानी अपने आप साफ हो जाएगा। जोहड़ के अंदर लैट्रिन के खड्डों का पानी पाइप के नालियों के जरिए वहां पहुंचाना बंद कर दो, जोहड़ अपने आप साफ कर लेगा। अंडरग्राउंड पानी में सीवरेज का पानी जाना बंद कर दो। आप ये टॉयलेट में क्लीनर वगैरह यूज करना बंद कर दो। वो जो नीले नीले प्रोडक्ट होते हैं, हैंड वॉश, शैम्पू, साबुन, ये यूज करना बंद कर दो। स्किन भी बच जाएगी और आपका पानी भी बच जाएगा। सिर्फ आप बर्बादी बंद कर दो। कुदरत के पास अपने रिपेयर के सारे साधन मौजूद हैं। आपकी जरूरत नहीं है कुदरत को। वो बहुत बड़ी ताकतवर चीज है। हम तो पिद्दी से हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब चींटी समान है अगर उसके मुकाबला करा जाए तो। ऐਵੇਂ ही चौड़े हुए घूमते रहते हैं अपन तो, है कि नहीं? तो अब 171 सांसद निलंबित, 2/3 बहुमत से बीएनएस पास, और ऐसे ही बहुत सारे कानून पास। और पिछले 14 सालों में, पिछले 10 सालों में, 2014 से लेके अब तक ऐसे हजारों हजार कानून बन चुके हैं। मतलब उनमें से एक कानून भी आपके फायदे का नहीं है। अगर कोई एक कानून ला के दिखा दे और सामने रख दे तो मैं आपको बता दूंगा ये इस तबके को बर्बाद करने के लिए है। ये इस तबके को बर्बाद करने के लिए है। जिस तबके में या जिस तबके में से, जिस काम में से समाज निकल जाएगा और सरकार एंटर कर जाएगी, समझ लो वो बर्बाद है। सीधा एक लाइन की बात है। क्योंकि सरकार चलती है पैसे से। पैसा मिलता है उद्योगपतियों से, पार्टियों को। क्योंकि सरकार बनेगी तो इलेक्शन फंडिंग से होगी ना। इलेक्शन फंडिंग बड़ी पार्टियों से होती है। आप लोगों ने कितनी फंडिंग करी है बीजेपी को? कांग्रेस को करी है। आपकी फंडिंग से नहीं चलती है पार्टियां, वहां बड़ी पार्टियों की फंडिंग से चलती हैं। बड़े मोटे मुर्गों की, बड़े मोटे मुर्गे जो फंडिंग, वो टैक्स नहीं देते, वो पार्टियों को देते हैं फंडिंग। हफ्ता हफ्ता देते हैं। ये पार्टियां असल में पार्टियां नहीं है, गुंडों की एक जमात है। सारी पार्टियां, कहीं कोई सोचेंगे मैं मौजूदा किसी सत्ताधारी दल की बात कर रहा हूं या विपक्ष की, सभी की सभी ये गुंडों की जमात है। वो गुंडे कभी इधर आ जाते हैं जब मतलब दिखता है कि सरकार का जो रुझान है वो अभी इसका बन रहा है, तो ये पार्टी छोड़ के इधर चले गए। जैसे अभी हरियाणा में हुआ, कांग्रेस की हवा चल रही थी तो सारे गुंडे उधर से उधर चले गए, है ना भाई। एक पार्टी में मलाई नहीं मिल रही है तो दूसरी पार्टी में साला गुई मिले, गुई खा लेंगे, चलो चलते हैं उधर चलते हैं। मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, खाने से मतलब है, चाहे कुछ ही मिले, है जो भी है। ये सब ऐसे ही है। इनका पर्पस सिर्फ खाना है, जो मर्जी मिल जाए खाने को। ये आदमखोर लोग हैं सारे पार्टियों वाले। आपके लिए कभी नहीं बोलेंगे ये। क्यों? पता क्या बोलते हैं? मैं जब इनको जाके नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को जो अपने आप को बड़ा नेता बोलते हैं ना, जब मैं इनको जाके समझाता हूं कि देश के साथ ऐसा हो रहा है, जनता के साथ ऐसा हो रहा है, आओ मिलकर देश बचाते हैं। डॉक्टर साहब शांति से चाय पियो, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इनको अपना ही ख्याल नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को ही काटने पे तुले हुए हैं।
ये बर्बाद हो रहे हैं, इनको पड़ी नहीं है, इनको बकाना आसान है, समझा नहीं सकते आप। ये डायलॉग सुने होंगे आपने भी, जनता को बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है, ये सब बातें जो है ना वो बैठ के करते हैं। मैंने कहा यार इनके बच्चे अरे जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे उन्हीं को चिंता नहीं है, तुम काहे को चिंता करते हो? बोला राजी यार ये कोई तरीका नहीं है। अल्टीमेटली मतलब फिर हम क्या ही समझाएं, फिर बिना कुछ कहे अपना निकल आते हैं अपना पतली गली से। और क्या कि चलो जनता को समझाना पड़ेगा। अब जब हम आपको समझा रहे हैं, जब आपको सारा प्रोसेस बता रहे हैं, आदमी को मैनेज करने का भी, कंट्रोल करने का भी, सत्ता बनाने का भी, कानून पास करने का भी, तो हम अपनी टीम को, ये लेवल 1 की ट्रेनिंग है, फिर लेवल 2 की ट्रेनिंग है, फिर हम बयानों की कैटेगरी और बयानों के स्टाइल बताएंगे आपको। स्टाइल मतलब क्या होता है? हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो जब बोल रहा है उसमें, तो बोलते वक्त आपको उसके बोलने में समझ नहीं आ जाता कि ये स्वार्थ की बात कर रहा है कि परमार्थ की बात कर रहा है कि निस्वार्थ बात कर रहा है। चल जाता है ना पता, उसे ये मालूम पड़ जाता है कि इससे ये क्या हासिल करना चाह रहा है ना। तो ये वाला जो प्लान है हम फिर उस ट्रेनिंग में आप लोगों को बताते हैं कि यदि आपका नेता, सत्ताधारी दल का नेता यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, देखो मैं आपको बताता हूं, जिस तबके का मुखिया बनाया जाता है किसी भी सरकार में, किसी भी सरकार की बात कह रहा हूं मैं आपको, जैसे हरियाणा में पिछली बार खट्टर को बनाया गया था सीएम, तो मैंने लिखा था कि अब पंजाबियों की खैर नहीं। अब पंजाबी तबका हरियाणा में सारा बिजनेस से जुड़ा है, सारे बिजनेसमैन बिठा दिए लॉकडाउन में, तो पंजाबी भी बैठेंगे, वो कहां से बचेंगे भाई? ठीक है, अच्छा जी, जिस शहर में, अच्छा फिर ये इलाका वाइज बर्बादी करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया गया, मेरी फेसबुक उठा के देखो, मैंने लिखा था अब आदिवासियों की खैर नहीं, आदिवासियों की खैर नहीं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है ना, वो आपका बीच से एक आदमी को टॉप की कुर्सी पर बिठाते हैं और फिर पूरी की पूरी जमात को बर्बाद करते हैं। इतना बड़ा गेम प्लान है ये। जिस जात का एमएलए बन गया, समझो वो विधानसभा में उसी जात का नाश होना तय है। जिस जात का व्यक्ति टॉप पोजीशन पे पहुंचा है, वो उस जात को बर्बाद करने के लिए बैठा है, ना कि वो उसको आबाद करने के लिए। पूरी योजनाबद्ध गेम प्लान है ये। इसीलिए आपके बीच में ये कि हमारे वाला बनना चाहिए, हमारे वाला बनना चाहिए, लगाओ अपने वाले पे जोर, किसको अपना सत्यानाश करना है, क्योंकि आप अपनी जात के हिसाब से काम कर रहे हो ना। जब आप मुद्दों से भटककर व्यक्तियों, जातियों और संप्रदायों के ऊपर आकर के फोकस कर जाते हो, तो जिस संप्रदाय की बात हो रही है, जैसे आजकल बात हो रही है कि हमें हिंदू धर्म बचाना है, ठीक है ना, बड़े पर्सपेक्ट में, हालांकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है वो बात करने का, और ये स्टेट तो बिल्कुल ही नहीं है, योगी के इलाके में बैठे हैं, मतलब उसके एरिया में, फिर भी हम हिम्मत करके बोल ही देते हैं, क्योंकि हम भलाई की बात चाहते हैं। तो हमारा कोई ऐसा स्वार्थ है नहीं, तो हम डरते नहीं है, बेशक पीट के भेज देना, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि भाई अभी हिंदू धर्म को बचाने की बात हो रही है। रियलिटी तो यह है कि धर्म का पालन करना होता है, धर्म को बचाना नहीं होता। धर्म हमको बचाता है, धर्म का पालन करने से हम बचते हैं। असल तो बात यह है, वो कहते हैं हम धर्म को बचाएंगे, इसका अर्थ अब धर्म की खैर नहीं। इसका अर्थ यह है कि अब हिंदू धर्म खत्म होना है, क्योंकि जितनी आप कट्टरता से बात करोगे, उतने ही जो जेन्युइन लोग हैं वो आपसे नफरत करने लगेंगे। अपने समाज में राम एक ऐसा नाम था जिसको मेरे ख्याल से, मैंने तो यूपी में बहुत मुसलमान देखे हैं जो राम राम भाई बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज भी बोलते हैं, सामने मिलते ही राम का नाम लेते हैं। लेकिन जैसे ही जय श्री राम बोला जाता है, देखो फीलिंग कैसी आती है, अपने आप समझ जाओ। मतलब एक तो राम राम बोलो, राम राम भाई, इसमें फीलिंग देखो, जय राम जी की में फीलिंग देखो,
सियापति रामचंद्र में फीलिंग देखो और जय श्री राम में फीलिंग देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जो मतलब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप किस टाइप के आदमी हो, फील आ जाता है अपने आप। और आजकल राम राम और जय श्री राम में से किसका प्रचार हो रहा है आपको पता है? अच्छा, जय श्री राम का आपने नाम कभी रामायण आने से पहले नहीं सुना होगा, नहीं सुना ना? रामायण जब रामानंद सागर की रामायण आई तो उससे पहले तो नहीं सुना होगा। अब गेम प्लान समझो कैसे होता है। 85 में रामायण आई है ना, 85 में आई थी ना, 86 के एंड या 87 तक खत्म हुई वो। फिर 87 में महाभारत चालू हो गई रामायण के खत्म होने के बाद, और फिर श्री कृष्णा चालू हुआ। और जब ये सारा खत्म हुआ उसके 6 महीने 7 महीने बाद लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके चल पड़ा। जाके रामानंद सागर से पूछो कि रामायण बनाने के लिए फंडिंग किसने किया था, वहीं तार जुड़े मिलेंगे आपको। और जय श्री राम का नारा पूरी रामायण में किस वक्त बोला जाता है? सिर्फ लड़ाई करने के लिए, सामने वाले को काटने के लिए, बस। मतलब प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, भाईचारे को प्रदर्शित करने के लिए वो नारा नहीं बोला जाता। इतनी बड़ी माइंड प्रोग्राम। आज जो नारा बोल रहे हैं ये बच्चे, वो सारे वो बच्चे हैं कि जो रामायण के टाइम पर 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे या 10 साल तक के थे। और वो सारे के सारे फिर नकली के तीर के आगे वो पॉलिथीन वाला जला करके लगा करके चलाया करते थे और अपने ही भाइयों को जय श्री राम कहते हुए काटते होते थे। देखा है ना, लकड़ी की तलवार से काटते थे हम अपने ही पड़ोस के दोस्तों को। वो नारा वही होता था उस टाइम पे, काटने वाला, जय श्री राम। अब वो असली की तलवार लेकर के आ गए। जिस भी धर्म को टारगेट किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दिल्लुमिनाती आज के टाइम पे चल रहा है सीरीज, आपको पूरे अखबारों में पूरी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। बस ये समझ लो, सरकार, बाजार, व्यापार, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पीआरओज, अखबार, मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया पर जो चीज ज्यादा ट्रेंडिंग है, समझो वो सरकार द्वारा समर्थित है, तो वो बर्बाद करने के लिए है। अच्छी चीज की कभी प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन हो रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बेचने के लिए है। तो अभी अगर दिलजीत दोसांझ को प्रमोट किया जा रहा है तो उसका एकमात्र टारगेट है कि अगला नंबर सरदारों का है। अब अगला नंबर सरदारों का है हिंदुओं के पास। ठीक है ना। अब वो मैंने आज रात 9 बजे लाइव भी था, टाइम कितना हो गया, 8:15 है, 8:20 हो गया, उस पर लाइव भी करना है दिलजीत दोसांझ पे। समझ गए बात आप? अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप मतलब इस चीज को इतने बड़े पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। बहुत ओपन दिमाग करके आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी हमारी समझ डेवलप होनी शुरू होगी। जो लोग अभी जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं, हमारे जो नीडर इंडिया चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आपको रोज लगाना ही पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? देखो, ट्रेनिंग्स में लगभग बातें वही बताई जाती हैं, लेकिन कोई बात अलग भी जाती है कभी कभी। अगर वो सेम बात भी अगर बोली जा रही है तो वो आपको मदद करेगी जब आप किसी से बात कर रहे होंगे, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा कहीं ना कहीं। कोई फास्ट बात है तो वहां से कोई सवाल जवाब है तो वो सवाल जवाब करने में आपको ये वीडियो डाली इसलिए जाती हैं। लोग जब अपना प्रचार करते हैं अपने चैनल का तो वो छोटी वीडियो डालते हैं। मेरे को मैसेज आते थे शुरू में, मुझे बोलते थे बलारा जी आप ना चैनल पे 3-3 मिनट की वीडियो डाला करो। मैंने कहा यार 3 मिनट में तो एक कानून एक्सप्लेन नहीं होता है। मैं खेती के 3 कानून एक्सप्लेन करने की वीडियो बनाई तो 2.25 घंटे की बनी। अब बताओ कैसे 3 मिनट में पूरा कर लें भाई तीनों कानूनों को, एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करना है तो जो बात जितनी देर में समझ आएगी उतनी देर में समझाई जाएगी। वो बोले फिर कोई देखता नहीं है। भाई ना देखे, हमने बकाने नहीं है, बका के पीछे नहीं लगाने। आप लोग जनता सरकार मोर्चा ने फॉलोअर नहीं बनाने हैं, हमको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, वो मैंने सुबह ही बता दिया था।
कि आदमी को फॉलो नहीं करना है, विचार को पकड़ो, अपनी बातों में से जो आपके काम की हो, जो आपके समाज की हो, लेकर के अपना काम चालू करो, अपने संगठन से चालू करो। कोई जरूरत नहीं जनता सरकार मोर्चा का नाम भी लेने की, कोई टेंशन नहीं है, मतलब अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हमको यह नहीं है कि आपको कुछ प्रचार हमारा करना है, आपको प्रचार बात का करना है, आपको प्रचार विचार का करना है, आपको प्रचार अपने समाज को बचाने का करना है। जब आपको आवश्यकता होगी उस विचार पर काम करने वाले लोगों की, तो अपने साथी इधर आ जाएंगे। जब हमें जरूरत हो आप आ जाओ, इसमें क्या। अब 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में हम जो सेमिनार कर रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को एक शिक्षा का पूरा मॉडल देने की योजना है। तो आप सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सपरिवार आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ गया, पत्नी को समझ नहीं आया। आप कहोगे नंबरों में कुछ नहीं रखा, पत्नी कहेगी नंबरों के बिना काम नहीं चलता। आप कहोगे नौकरी नहीं करनी, पत्नी कहेगी नौकरी बिना कैसे घर चलेगा। मैं अपने बेटे को मैंने इंजीनियरिंग नहीं करवाई, अभी बीएससी वो नॉन मेडिकल में मैंने 11वीं 12वीं दिलाई, तो मैंने कहा नॉन मेडिकल दिलाता हूं इसको, और मैंने उसको कोई कोचिंग सेंटर वगैरह में डाला नहीं और स्कूल में भेजा नहीं। अब पत्नी ने बोला क्या करते हो, फेल हो जाएगा ये, पढ़ने तो इसको कहीं पढ़ने के लिए तो भेज दो कम से कम। मैंने कहा देखो, सारे देश में सारे माँ बाप अपने बच्चों को ट्राई मार रहे हैं, कोचिंग सेंटर में इतने पैसे फूक रहे हैं, वो कह रहे हैं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। सबने तैयारी कर रखी है, रैंक इतना आ गया तो यहाँ करवा लेंगे, इतना आ गया तो यहाँ करवा लेंगे, इतना आ गया तो यहाँ करवा लेंगे। किसी माँ बाप ने ये तैयारी नहीं कर रखी थी, फेल हो गया तो क्या करवाना है। मैंने कर रखी है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह ये फेल हो जाए। मान लो आज 12वीं क्लास है, आज फेल हो गया, इसको यहां से कैसे उठना है ये सिखाना है। जिंदगी में फेलियर तो आता ही है ना, कभी रिश्तों में आ जाएगा, कभी समाज के और कामों में आ जाएगा। फेलियर से डील करना हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। हमने कभी सिखाया ही नहीं कि जिंदगी में अगर नकारात्मकता आ जाए, किसी जगह पर आप कोशिश कर रहे हो, यहां जेएसएम में कोशिश कर रहे हैं, हम फेल हो जाएं तो डिप्रेशन में चले जाएं क्या? ना भाई। तो उस बच्चे को इतना सिखा देना है कि एक बार फेल हो गए थे, फिर से उठ गए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं। इतना सा मैसेज दे दो, जिंदगी में बच्चा कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैंने कहा पत्नी को कि देखो, अपने को जो है इसको पढ़ने ही नहीं देना है। वो खेलता है, सुबह शाम दोनों टाइम खेलता है, दिन में हम उसको बिजी रखें, पेपरों का टाइम आ जाए तो मैं उसे घुमाने ले जाऊं पहाड़ों पे, मतलब मैं कोशिश करूं कि वो पढ़ ही ना पाए। मेरी सारी योजना पे पानी फेर दिया उसने। मैथ में 100 नंबर लेके बैठा है। अब 7 साल की उम्र में उसने 10वीं कर ली थी। मैंने कहा यार ये तो कोई तुक ही नहीं बना, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है? अच्छा, 10th में उसके स्कूल वाले भी बोल रहे थे कि बलहारा जी पढ़ता नहीं है बेटा, इसको पढ़ने को बोलो। मैंने कहा देखो, अगर पढ़ता नहीं है तो इसका मतलब बंदे का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमको पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि बच्चा मेरा पढ़ने वाला है, ये रीडिंग करने का शौकीन है। अगर ये बेफजूल की किताबें पढ़ना चाहता है तो तुम्हारा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ना चाहता? ये रोज का 2 किताबें 2 नॉवल निपटा देता है। अगर रोज की 2 किताबें निपटाने वाला बच्चे को तुम कह रहे हो कि ये पढ़ता नहीं है, अरे जिधर को वो पढ़ रहा है उधर उसका इंटरेस्ट है ना, तो तुम जो पढ़ा रहे हो उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे, तो तुम फेलियर हो ना। मेरे बच्चे को कहे को तुम टोक रहे हो, तुम निकम्मे हो। मास्टर जी कहते हैं फेल हो जाएगा। मैंने कहा हो जाने दो, हम चाहते हैं हमारे वाला फेल हो जाए। अब वो जेई में फॉर्म भर दिया, बोला कि पापा इंजीनियरिंग में भर दूं क्या? मैंने कहा क्या करेगा इंजीनियर करके? कह रहा ना इंजीनियरिंग करनी नहीं है, पर फॉर्म तो भर देता हूँ, सारे दोस्त भर रहे हैं। तो मैंने कहा चल भर ले, पर तैयारी नहीं करने दूंगा। बोला चलो कोई नहीं। उसने तैयारी भी नहीं करी, 93 परसेंटाइल फिर ले गया उसने। अब फिर पंगा। सभी माँ बाप जो उसके साथ के दोस्त थे, उसके पेरेंट हमको बोले फोन करके, बलहारा जी बेटे का एडमिशन फ्री में हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतने अच्छे में, पैक में हो जाएगा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ एडमिशन के लिए तो लोग डोनेशन देने को तैयार है लाखों, तो आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हो? अरे भाई इंजीनियर बन के जो डिग्री मिलेगी उससे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा किसी बड़ी कंपनी का बड़ा सा नौकर बने। नौकर बनने के लिए बच्चा पैदा किया है क्या हमने यार? मतलब किसी का नौकर बनाने के लिए ही पैदा कर रहे हो? सारी उम्र पाल पोस के अपने नहू की, अपने खून पसीने की कमाई, और फिर कहे कि जा बेटा जाके उनकी नौकरी कर। अरे भाई कितनी बेवकूफाना बात है। अपने समाज के लिए बच्चा तैयार करना है, अपने समाज के लिए बच्चे तैयार करने हैं ना,
तो वो बात मां को कौन समझाए, क्योंकि मां को तो इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाले के बच्चे की टाई ज्यादा सुंदर है अपने वाले से, उस स्कूल में करवा दो, अच्छा लगता है। तो इसलिए अच्छा, फिर दूसरी बात, आपका बच्चा पड़ोस में खेलता है पड़ोसियों के साथ, फिर कभी मामा के यहां गएगा, फिर कभी बुआ के यहां जाएगा, कभी दोस्तों के यहां जाएगा, तो वहां भी देख रहा है क्या हो रहा है। इसका मतलब यदि आपको अपना बच्चा सुधारना है तो आपको अपने पड़ोस भी सुधारना पड़ेगा, रिश्तेदारी भी सुधारनी पड़ेगी, तो वो मैसेज सभी को देना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर पूरे समाज में ये बदलाव लेकर के आना है तो ताल कटोरा स्टेडियम में वो सारे लाने पड़ेंगे। नहीं समझे आप बात को, कि एजुकेशन पे यदि हम बड़ा आमूल चूल सोच में बदलाव लाना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने आसपास के सब लोगों को साथ में लाना पड़ेगा। ये सोच बदलने का एक मिशन है बेसिकली जनता सरकार मोर्चा, ये आपको विजन देने का है। हम नहीं कहेंगे कि सोच कि भाई हम एजुकेशन सिस्टम हम बदलेंगे ना, हमारे पास एक विद्या है जिस विद्या से हम 3 साल से उम्र के से किसी भी बच्चे को हम ये बता देंगे कि बता सकते हैं कि ये बच्चे के पास ये टैलेंट है और परमात्मा ने इस बच्चे को इस तरह का काम करने के लिए बनाया है। मान लो हमारे पास वो विद्या है। अब आपके पास 2 चॉइस है, एक तो ये है कि पैसे देके मेरे पास आओ और अपने बच्चे का पता करो। अभी एक भाई कह रहा था मुझे, कौन सा था वो, कहां पे था, जो कह रहा था मेरा बता दो, वो भाई कह रहे थे हैं, वो मुझे बोले कि मेरा बताओ मुझे क्या करना है। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, यही तो मेरा बिजनेस है। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो बोला फिर मैं क्या करूं। मैं कहा तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम फ्री में लो ये विद्या मेरे से। अगर तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरे पास आए हो तो तुमको पे करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम कहते हो कि मैं अपने समाज के ऊपर काम करना चाहता हूं तो मैं ये सारी विद्या तुमको फ्री में दूंगा। तो बढ़िया है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि अब आपके पास चॉइस है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर आते हो कि आप समाज को लेकर, समाज को प्रथम रखोगे तो मैं आपको सारी चीज फ्री सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी भी फ्री दूंगा, कुछ नहीं लेना मैंने आपसे। तो अपने अपने गांवों में इस पे चालू कर लो, है कि नहीं। अपने बच्चों पे भी आप इसको लागू करो, अपने परिवार पे भी करो, अपने पड़ोस पे भी करो, अपने गांव पे भी करो और अपने समाज पे भी करो। तो वहां ताल कटोरा स्टेडियम में इसके ऊपर लंबी चर्चा हम करने की योजना बना रहे हैं। तो आप सब लोग आमंत्रित भी हैं। तो एक एक आदमी कितने कितने लोग ला सकता है, बात करेंगे तो 8-10 लोग, 10-20 लोग तो आराम से आ ही सकते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि विचार बढ़ा जाए, ये ना हो कि खाली कुर्सियां रह जाए। पर अगर रह गई तो हम फिर चालू करेंगे जीरो से मेहनत, हमें को कोई दिक्कत नहीं आती है। कुर्सी 5000 देखेंगे भी, कम पड़ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर विचार चला जाएगा समाज में। फिर हमारा ये उम्मीद है कि फिर चालू हो जाएगा काम, फिर तो उत्साह भी आएगा, आदमी को लगेगा कि यार इतने बड़ी चीज का हम हिस्सा हैं, फिर अपने आप चालू हो जाएगा, फिर ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। योद्धा लोग, अभी जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 15-15, 20-20 साल समाज के उत्थान में और लगा दिए हैं और बिल्कुल झोंक दिए हैं ना, वो सच्चे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये बलारा जो है ना, चक्कर समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहता है। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आदमी है, फंडिंग कहां से मिल रही है, असल में किसका आदमी है, ये करना क्या चाहता है। ये सब चीजें अभी उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो कभी आए नहीं, देखे नहीं, मिले नहीं, तो दूर से बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं। कभी मेरी कोई वीडियो जो पप्पू को गाली देने वाली हो वो आ जाए तो कहेगा ये बीजेपी का आदमी है उसके सामने। अच्छा, बीजेपी को, मोदी को गाली देने वाली कोई वीडियो आ जाती है तो वो कहेगा ये कांग्रेस का आदमी है। फिर वो कहेगा ये आम आदमी पार्टी का है। फिर केजरीवाल को गाली देने वाली मिल जाती है, फिर वो कहेगा ये तो वो कंफ्यूज हुए रहते हैं कि है किसका आदमी। जबकि हम तो बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे उन उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं, मैं इससे ज्यादा इनकी अहमियत नहीं रखता। तो जब मैं किसी भी नेता को, पॉलिटिशियन को उनके पालतू कुत्ते कहने की कोशिश कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वहां जाने का कोई इरादा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने को कुत्ता कहलाने का कोई शौक नहीं है, उनका पालतू कुत्ता कहलाने। तो ये भी क्लियर उनको अभी नहीं हो रहा है कि ये जो सोच बदलने का जो मिशन है ये कुछ और है। ये किसी राजनीति दल या किसी राजनीतिक पद पर जाने की लड़ाई नहीं है।
ये किसी और एंगल से परमात्मा की तरफ से कोई और इशारा है, कुदरत कुछ और करवाना चाहती है जो बहुत बड़ा है, जो इस चीज से बहुत बड़ा है। तो हम भारत को जिस दिशा में लेकर के जाने की योजना बना रहे हैं, जिस भारतीयता के आधार पर अपनी व्यवस्था खड़ी करने की, जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई मतलब एक तरह से लड़ने वाले हैं, या आजादी का जो बिगुल हम बजाने वाले हैं, ये शुरुआत होगी बेसिकली जो तालकटोरा स्टेडियम है। और हमारा टारगेट है जनवरी 2024 में 24 जनवरी 2025 में। अभी तो सिर्फ तारीख हम बता रहे हैं। इरादा यह है कि अगर 1 लाख लोग तब तक हम इकट्ठे करने की योजना बनाए। जैसे मान लो अब 5000 लोग वहां हो गए, अब जुट जाओ अपने लोगों को। ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग तो एजुकेशन की देनी है। इधर से हम जितनी ट्रेनिंग हमने आज तक दिया उसमें से बेस्ट पार्ट निकाल करके एक ट्रेनिंग पार्ट में रख दें कि घर पे एलईडी लगा के पूरे गांव को दिखा दो। उसमें से जो लोग इस व्यवस्था परिवर्तन में शामिल होना चाहते हो 11 से 21 लोगों की कमेटी बनाओ गांव की और आ जाओ वहां, प्रत्येक गांव की 11 से 21 लोगों की। तो उसके बाद गांव गांव में यह मिशन बड़े जबरदस्त लेवल पे चल पड़ेगा। और एक बार गांव को यह समझ में आ गया कि मालिक हम हैं, डेप्यूटी कलेक्टर हमारा नौकर है, जिस दिन यह समझ में आ गया उस दिन अपनी सरकार जनता सरकार मोर्चा की टीम ही चलाएगी भारत को। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव में कोई घाम खाई का, अभी कह रहे हैं कि पाइप के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दे रहे हैं। अरे जहां ऑलरेडी नलके लगे हुए हैं, आप लोगों के पास तो इतने सारे पेड़ हैं। अभी मैं देख रहा था यूपी को हरियाणा से जोड़ दिया गया है, सब जगह से जमुना को बड़े बड़े पुल बना दिए। अब मैं देख रहा था कि अब यूपी के पेड़ कटने वाले हैं, अब यूपी की बर्बादी पक्का होने, जहां जहां सड़कें गई हैं वहां वहां बर्बादी हुई है। कल का एक सेशन हम सुबह लेंगे। सुबह का जो सेशन होगा उस सेशन का जो मूल है वो है सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मृत्यु तक आप जो भी करते हो वो अपनी मर्जी से करते हो या किसी और की मर्जी से, ये तय करना है। यदि आप अपनी मर्जी से करते हो तो आजाद हो, किसी और की मर्जी से करते हो तो गुलाम हो। तो आप आजाद हो या गुलाम हो, एक तो ये है सेशन। और दूसरा सेशन है आपका विनाश ही देश का विकास है। ये टॉपिक रहेगा सुबह का, आपका विनाश ही देश का विकास है। दूसरा टॉपिक रहेगा आप आजाद हो या गुलाम हो। और तीसरा टॉपिक रहेगा किस कीमत पर। यानी कि ये तीनों मिला करके आपको सवाल जो पूछने हैं, आप जो ये बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं किस कीमत पर। किस कीमत का मतलब क्या है कि ये बॉटल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बॉटल है, ये बॉटल की कीमत कितनी होगी? इसकी बॉटल की असल कीमत जो मुझे मिली है, मतलब दिल्ली से सस्ती मिल जाती होगी, मुझे मिली है ये 800-900 रुपए की, शायद 1000 रुपए की मान लेते हैं। अब मैं इसको 1000 रुपए की बेचना चाहता हूँ, कौन कौन ले सकता है इसको? बबलारा जी की बॉटल है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 लोग मिले, ठीक है। 2000 की बेचना चाहूँ तो है कोई? 1 2 लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग हैं, अभी भी 2000 की लेने वाले। 5000 की बेचू तो एक है, 10,000 की बेचू तो 10,000 है ही नहीं यहाँ के लिमिट हो गई। यानी ये बॉटल को 5000 तक लेने की गुंजाइश है, लेने की नियत है, ले सकते हैं। वो इसकी कीमत को कह रहे हैं कि मैं 5000 तक, इसके साथ बलारा जी के इमोशंस जुड़े हैं तो लेने को तैयार हूं। किस कीमत पर? ये बॉटल आप किस कीमत पर ले सकते हो? मैं आपका सर फोड़ दूं उसके बाद भी ले सकते हो 10,000 के इसी बॉटल से सर फोड़ दूं तो इसको 1000 में भी नहीं लोगे, उल्टा 10,000 का मुकदमा मेरे पे करना पड़ेगा आपको, फिर नहीं लोगे ना यार। इस ऐसे घटिया आदमी से कौन लेगा जो मतलब ऐसा काम करेगा? अभी 5 लाख का हीरा अपनी पत्नी के लिए कोई लेके जा रहा है और रिक्शा वाले से 10 रुपए पे भिड़ जाता है वो आदमी, वही आदमी है कि नहीं? हाथ में नोटों का बंडल है, बैग है, झोले में रुपए ही रुपए हैं, वो कहीं पे जा रहा है रजिस्ट्री कराने शहर में, रुपए बहुत हैं उसके पास, और रिक्शा वाले से भिड़ रहा है वो 5 रुपए के ऊपर। होता है कि नहीं होता है हम सब लोगों के पास? हमने 500 रुपए की सब्जी ली है, 5 रुपए के हरे धनिये पे लड़ाई कर रहे हैं उससे। हो रहा है कि नहीं? हरी मिर्च के ऊपर 2 डाल दे यार। हमको लगता है पैसे पूरे करने का यही तरीका है।
10,000 के सूट लेके आएंगी हमारी माताएं और 4 पॉलिथीन फ्री में डलवाती हैं। उनको लगता है पैसे पूरे करने का यही तरीका है। यानी कि हम किसी चीज को 10,000 में खरीद सकते हैं, किसी चीज को 5 लाख भी दे रहे हैं, वो चीज उतने की कीमत हम मान रहे हैं। तो ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं हर बार कि ये चीज इस कीमत पर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो जो आपका जीवन में जो बदलाव हो रहा है और आपके बच्चों के साथ हो रहा है, इसकी आपको क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है, वो आपको उस कीमत पर वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपको तय करना है। तो सवाल है किस कीमत पर? क्या इस कीमत पर आपको विकास चाहिए, क्या इस कीमत पर आपको ये चाहिए? ये चर्चा होगी कल की। और यदि वो नहीं चाहिए तो फिर कोई और ठीक करने नहीं आएगा, फिर आपको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहिए, अगर आप आजाद हो या गुलाम हो, अगर आपको आजादी की फीलिंग आए तो बढ़िया है, फिर मोर्चा आपके लिए नहीं है, आप मोर्चे के लिए नहीं हो। यदि आपको फीलिंग आए अरे गुलाम हूं क्या, आजाद होना चाहिए, आजाद होना चाहते हो, तो फिर मोर्चा आपके लिए सही जगह है। और तीसरा, आपको ये व्यवस्था अगर बदलनी है, कौन सी व्यवस्था? कि आप का विनाश ही देश का विकास। यार ये तो पैमाना ही गलत है। आपका सत्यानाश हो रहा है और देश का विकास हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? कल समझाएंगे। सुबह आपको ये समझाते हैं कि कैसे आपका विनाश ही देश का विकास है। ठीक है, तो आप सब